अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, सब्सटेंसेस जब उनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो काफ़ी डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक अगर आयरन की रॉड है तो उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो एक डिफरेंट तरीके के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है ना वो काफ़ी डिफरेंट होता है। इवेंचुअली वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर यही फोर्स जो है हम अप्लाई करते हैं एक कंक्रीट से बने हुए स्लैब के ऊपर या कंक्रीट से बने हुए सिलेंडर के ऊपर, तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। यानी कि वो बेंड होने के बजाय बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी कॉपर की रॉड के ऊपर, तो कॉपर की रॉड जो है वो स्टील की रॉड या आयरन की रॉड से डिफरेंट बिहेव करता है। एक्चुअली ये जो सारे के सारे डिफरेंसेस हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि जो सब्सटेंसेस होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि उनमें कितनी इलास्टिसिटी पाई जाती है, उनमें कितना शेयर मॉड्यूलस होता है, बल्क मॉड्यूलस होता है, ये सब कुछ डिसाइड करती है कि वो मटेरियल कैसे बिहेव करेगा। और उसको समझने का सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि हम असल में पढ़ें फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को। और जब मैं आपको फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ समझाऊंगा तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को समझने की। तो फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग प्लॉट करते हैं स्ट्रेन को, वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं स्ट्रेस को। तो उससे फिर पता चलता है कि भाई कितनी फोर्स अप्लाई करने पर किस किस्म का एक्सटेंशन जो है वो मटेरियल्स के अंदर आता है। तो पहले टाइप का मटेरियल जो मैं आपको समझाता हूँ, ये मटेरियल कहलाता है ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल की खास बात क्या है, इसको मैं ग्राफ में ब्लू लाइन से शो करूंगा। और ये ऐसा बिहेवियर है इलास्टिक मटेरियल का जो बेसिकली फॉलो करता है हुक्स लॉ को। यानी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए, ब्रिटल मटेरियल एक्चुअली फॉलो करता है हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ ये कहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। या ऐसा समझ लो कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है। तो इसमें होता ये है कि जैसे जैसे मटेरियल स्ट्रेच होता है तो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो बेसिकली बढ़ती चली जाती है लीनियरली विद द एक्सटेंशन। और एक पॉइंट तक ऐसा होता है जिस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट या उसे कहते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, यानी ब्रिटल सब्सटेंस जो है वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। कब तक फॉलो करता है? जब तक यील्ड पॉइंट नहीं होता। और फिर उसके बाद जो मटेरियल है अगर मैं और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाता रहूं तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन आता है जो कि मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एक्सटेंशन होता है। उसे अल्टीमेट टेंशन कहते हैं या फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं। और जैसे ही इससे ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा स्ट्रेस यानी कि फोर्स, तो नतीजे में जो सब्सटेंस है बेसिकली वो ब्रेक कर जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है। यानी कि 3 स्टेप में समझो आप ब्रिटल मटेरियल को। पहले वो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, फिर हुक्स लॉ से जब आगे निकल जाता है तो एक मैक्सिमम जो हमारे पास एक्सटेंशन आती है, फ्रैक्चर पॉइंट आता है, वहां पे मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाता है, फ्रैक्चर कर जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अब आप देखोगे एक फोर्स्ड एक्सटेंशन ग्राफ, वाई एक्सिस में आ गया स्ट्रेस, एक्स एक्सिस में आ गया स्ट्रेन। तो देखो ये फॉलो करेगा हुक्स लॉ को सीधा सीधा। ब्रिटल मटेरियल का हो गया, यानी कि जैसे जैसे मैंने स्ट्रेस बढ़ाया तो थोड़ा थोड़ा एक्स एक्सिस के अंदर भी स्ट्रेन नज़र आ गया। तो ये बिल्कुल इस तरीके से ऊपर चलता रहता है। और ये वो पॉइंट है जिसको कह रहे हैं फ्रैक्चर पॉइंट, जहाँ पे इवेंचुअली ये जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रिटल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि ब्रेक हो जाते हैं। स्ट्रेस अप्लाई होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस अप्लाई होता है, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और फिर इन दी एंड आखिर में जाके ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल्स की खास बात यह है, जैसे कंक्रीट इसकी एक मिसाल है। हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि स्ट्रेस का लिमिट इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ब्रेक कर जाता है, जो कि आप इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए। स्लो डाउन करके देखते हैं, फोर्स को बढ़ाएंगे, स्ट्रेन बढ़ेगा, फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रेन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर ये ब्रेक पॉइंट पर आ जाता है, यानी कि फ्रैक्चर हो जाता है। तो कंक्रीट जो है वो बेसिकली एक ब्रिटल मटेरियल की एग्जाम्पल है। दूसरे टाइप का सब्सटेंस अगर आप देखेंगे तो वो कहलाता है डक्टाइल मटेरियल। ये काफ़ी ब्रिटल से डिफरेंट होता है। डक्टाइल में क्या होता है, ग्रीन लाइन से शो करूंगा, ये एक विस्को इलास्टिक मटेरियल है। क्या है ये? एग्जिबिट करता है एक टाइम डिपेंडेंट डिफॉर्मेशन अंडर अ कांस्टेंट फोर्स। फोर्स आपने कांस्टेंट ही रखी हुई है और वो टाइम के लिहाज से डिपेंड करता हुआ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। यानी कि मटेरियल पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन करता है, ठीक है, जैसे कि इलास्टिक मटेरियल करते हैं। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब आपने फोर्स अप्लाई करी और वह चीज़ खिंच गई या दब गई,
और जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव करा वैसे ही वो अपनी असल हालत में वापस आ गई। ऐसी डिफॉर्मेशन कहलाती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन। जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा तो वो खिंच गया, स्प्रिंग को आपने छोड़ा तो वो एक्चुअल स्टेट में वापस चला जाता है, इसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं और ज़्यादा फोर्स बढ़ाता रहूं तो ये डिफॉर्म हो जाता है, और टाइम के लिहाज से ऐसा होता है कि ये पहुंचता है मैक्सिमम एक्सटेंशन तक, या उसे कहते हैं क्रीप लिमिट। तो डक्टाइल मटेरियल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करने लगता है, लेकिन शुरुआत में वो बिल्कुल इलास्टिक बिहेवियर रखता है। फोर्स ज़्यादा तो एक्सटेंशन ज़्यादा, फोर्स कम तो एक्सटेंशन कम, ठीक है, और वापस भी आ जाता है अपनी असल हालत में। जैसे कि ग्राफ में आपको ऐसा नज़र आएगा, ये देखिए शुरू में बिल्कुल सही चल रहा था, बाद में आगे जाके वो क्रीप लिमिट या एक्सटेंशन से बाहर चला गया। तो यहाँ तक आप देख रहे हैं ना, तो एक्चुअली ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पर अगर मैं चीज़ को छोड़ भी दूँ तो वो अपनी हालत में एक्चुअली वापस आ जाती है। लेकिन उससे आगे बढ़ने पर फिर वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, वो इंशाल्लाह लेक्चर में आगे तौर पे समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपने डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी समझ ली। ब्रिटल फौरन ब्रेक की तरफ जा रहा था, लेकिन ये ब्रेक की तरफ तो बहुत बाद में जाता है। शुरुआत में जो है ना, इसके अंदर ऐसा होता है कि लिमिट क्रॉस हो जाती है, तो ये कुछ अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से बिहेव करने लगता है। इंशाल्लाह इसको आगे लेक्चर में समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आप देखिएगा, कॉपर डक्टाइल सब्सटेंस है, खींचे चले जा रहा है, खींचे चले जा रहा है, खींचे चले जा रहा है, और वे बहुत ही अलग तरीके के साथ, डिफरेंट तरीके के साथ बिहेव करेगा, जो कि अभी आप देख रहे हो कि बिहेव कर रहा है बड़ा अजीब तरीके से, और फिर इवेंचुअली जो है वो ब्रेक भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये डक्टाइल मटेरियल है जो कि काफ़ी अलग बिहेव कर रहा है कॉन्क्रीट से। कॉपर इज डक्टाइल। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मटेरियल बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग मटेरियल जो है ना, समझ लो डक्टाइल और ब्रिटल के दरमियान में है, यानी है तो ये बड़ा मजबूत सा, ठीक है ना, लेकिन ये ब्रिटल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, उसके दरमियान में है। रेड लाइन से जाहिर करूंगा ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। जैसे कि स्टील के वायर, ये स्ट्रेच होते हैं थोड़ा सा और सडनली ब्रेक हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ब्रिटल से थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड होता है, ठीक है, और सडनली ब्रेक हो जाता है। देखिएगा ग्राफ कैसा बनेगा, ये आ गया इसका ग्राफ, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है लेकिन डक्टाइल नहीं है। और अभी जब मैं सारे ग्राफ एक साथ दिखाऊंगा ना, तो आप देखना ये दरमियान में लाया करेगा डक्टाइल के और ब्रिटल के। तो इसकी मिसाल कॉपर की बेस्ट है। देखो ये कॉपर की एक रॉड है, हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे और ये थोड़ा सा खींचेगा और फिर सडनली ब्रेक हो जाएगा। सही है, थोड़ा सा खिंच रहा है, थोड़ा सा खिंच रहा है, और सडनली इसके अंदर जो है वो ब्रेक पॉइंट आ जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा। डक्टाइल में डिफरेंट तरीके से देखा था आपने, कॉपर में यहाँ पर ये सडनली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब चौथे टाइप का जो सब्सटेंस है उसे प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। ज़रूर आप लोगों ने देखा हुआ होगा प्लास्टिक मटेरियल कैसे बिहेव करता है। पर्पल लाइन से जाहिर करूंगा, और इधर क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। आप जैसे ही स्ट्रेस अप्लाई करेंगे ना, तो जो डिफॉर्मेशन आती है वो परमानेंट आती है। याद करो ब्रिटल में क्या हो रहा था कि परमानेंट नहीं आ रही थी, बल्कि सॉरी ब्रिटल कह रहा हूँ, डक्टाइल के अंदर क्या हो रहा था कि परमानेंट नहीं आ रही थी। आपने स्ट्रेच करा, चीज़ खिंच गई, आपने जैसे ही उसको रिलीज़ करा अपनी असल हाथ में वापस चली गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक मर्तबा जब आप उसको डिफॉर्म कराते हैं तो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। तो इसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, और इसके अंदर कोई यील्ड पॉइंट नहीं होता, और होते 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 वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है। और फिर और ज़्यादा अगर आप उस चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तो वो ब्रेक भी हो सकता है, जैसे कि आमतौर पे प्लास्टिक करती है। आप प्लास्टिक को खींचेंगे खींचेंगे, खींचेगी खींचेगी खींचेगी, फिर बहुत ज़्यादा आगे जाके वो ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती, अपनी असल हालत में वापस नहीं जाती, खिंच जाती है तो फिर खिंच जाती है, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव करेगा, थोड़ा सा हमने स्ट्रेस बढ़ाया, बस फिर स्ट्रेन होता रहा, स्ट्रेन आगे बढ़ता चला गया, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं करा, कम ही स्ट्रेस के ऊपर ही अच्छा खासा खिंचता चला जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे प्लास्टिक के मटेरियल की, जिसकी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये सबसे पहले ना इलास्टिक मटेरियल नज़र आएगा आपको, खींचा, छोड़ा, असल हालत में आ गया, ये इलास्टिक है। ये प्लास्टिक का सब्सटेंस होगा, आप इसे बेंड करेंगे, ये असल हालत में वापस नहीं आएगा। जैसे आपने बेंड करा, बस ये बेंड होके रह गया। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली प्लास्टिक के मटेरियल की है। और जो इसमें बताया मैंने आपको, ये जो छिपकली सी बनी हुई है, ये बेसिकली इलास्टिक मटेरियल की एग्जाम्पल है, ठीक है जी। तो ये चारों के चारों मटेरियल आप समझ गए। ब्रिटल में क्या हो रहा था, आपने स्ट्रेस अप्लाई करा, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, स्ट्रेस अप्लाई करा, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, एक पॉइंट पर जाके ब्रेक हो गया।
स्ट्रॉन्ग बट डक्टाइल, नॉट डक्टाइल में क्या होता है कि थोड़ा सा स्ट्रेचिंग नज़र आती है। देखो स्ट्रेन अच्छा खासा प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे तो स्ट्रेन सिर्फ इतना सा था, यहाँ पे स्ट्रेन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। डक्टाइल में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बट एक टाइम के बाद जो है वो अलग तरीके से बिहेव करने लगता है, इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। और जो प्लास्टिक मटेरियल है उस पर हम थोड़ा सा ही स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो थोड़े थोड़े से स्ट्रेस के ऊपर भी अच्छा खासा स्ट्रेन नज़र आता है और वो असल हालत में वापस नहीं जाता। ये ख़ास बात है प्लास्टिक मटेरियल की। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। अब क्या करते हैं, अब ये करेंगे कि हम ज़रा डक्टाइल मटेरियल जो है ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करेंगे, और जो डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं डक्टाइल मटेरियल की एक्सटेंशन में उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है ना, ये फॉर एग्जांपल एक कॉपर की रॉड है हमारे पास, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू करूंगा, मैं इसको एक्सटेंड करना शुरू करूंगा, तो देखते हैं स्ट्रेन कैसा प्रोड्यूस होता है। स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो फिर हम एक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां तक ऐसा ही होता है, स्ट्रेस बढ़ाते हैं, स्ट्रेन बढ़ता है, और हाँ, रिलीज करने पर असल हालत में वापस आ जाता है, यानी कि इलास्टिसिटी पाई जाती है। ये एक पॉइंट आ गया, इसको पॉइंट ए का नाम देंगे, और इस पॉइंट ए को हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट ए है ये इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट है, यानी यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। आप स्ट्रेस ज़्यादा करोगे स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा, स्ट्रेस कम करोगे स्ट्रेन कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ए आ गया। इसके बाद आगे बढ़ें, अगर और ज़्यादा फोर्स को बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। पहले कम हो रहा था, अभी स्ट्रेन में अच्छा खासा फर्क आ गया, कम स्ट्रेस पर स्ट्रेन ज़्यादा हो गया। लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं रहा, पहले जितना स्ट्रेस बढ़ रहा था उतना स्ट्रेन बढ़ रहा था, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। लेकिन बाद में क्या हो गया, स्ट्रेस कम बढ़ाया स्ट्रेन ज़्यादा हो गया, तो ग्राफ हमारा थोड़ा सा बेंड हो गया। और ऐसा एक पॉइंट तक होता है, पॉइंट बी कह देते हैं। इस पॉइंट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट। यहां तक क्या होता है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देंगे ना, उसके ऊपर से फोर्स हटा देंगे, तो अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। जैसा वो आपने देखा था ना रबड़ की जो छिपकली थी उसके अंदर, कॉपर में भी ऐसी होता है। कॉपर के तार को यहाँ तक प्रोपोर्शनल लिमिट होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और रिलीज करने पर असल हालत में वापस आ जाता है। बी तक भी क्या होता है, असल हालत में वापस आता है, लेकिन ए से बी तक जाते हुए आप देखो थोड़ा सा बेंडिंग आ गया ना, तो प्रोपोर्शनल नहीं रहता स्ट्रेस और स्ट्रेन, सिर्फ ये डिफरेंस है दोनों के दरमियान में। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं फोर्स को, तो फोर्स कम लगेगी लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। फोर्स कम लग रही है, स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। या आप देखो स्ट्रेस का अमाउंट कम हो गया, जितना बी पर स्ट्रेस था ना, स्ट्रेस उससे कम हो गया, लेकिन स्ट्रेन आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। एक पॉइंट पे पहुंचते हैं और कम, सबसे कम यहीं पर ही हमने जो है वो स्ट्रेस अप्लाई करा, इसे बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट, सही ना। यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रेस का अमाउंट है वो कम हो गया, तो इसको लोअर यील्ड पॉइंट बोलेंगे। अब और आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो फोर्स हमें थोड़ी सी ज़्यादा लगानी पड़ती है, अच्छी खासी ज़्यादा लगानी पड़ती है। एक पॉइंट तक पहुंचते हैं, लेकिन आप देखो स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन भी अच्छा खासा आगे की तरफ बढ़ गया, एक्स एक्सिस में ग्राफ काफ़ी आगे की तरफ बढ़ गया। फिर एक पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ये मैक्सिमम स्ट्रेस है बच्चों, जो भी वो सब्सटेंस जो है वो होल्ड कर सकता है, ये कहलाता है ब्रेकिंग स्ट्रेस। अगर आप किसी भी चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको इतना स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। जैसे ही ब्रेकिंग स्ट्रेस तक पहुंच जाता है ये मटेरियल, तो नतीजे में अब जो स्ट्रेस का अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली कम होता है, और ऑब्जेक्ट पहुंचता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर वो दो हिस्सों में टूट जाता है, और इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट, क्योंकि यहां पर सब्सटेंस के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है। ये जो मैंने आपको कॉपर की रॉड की एग्जांपल दिखाई थी ना, बिल्कुल वही है। पहले क्या हुआ, पहले प्रोपोर्शनल रहा, ठीक है, और रिलीज करने में वापस आ रहा था, इलास्टिक लिमिट में था। फिर बी तक पहुंचा, प्रोपोर्शनल लिमिट तो नहीं रही, लेकिन रिलीज करने पे वापस आ रहा था, बट अब इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गई। अब अचानक से स्ट्रेन प्रोड्यूस होना शुरू होता है, लेकिन स्ट्रेस की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है। फिर और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, तो अब ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और फिर मैक्सिमम स्ट्रेस तक हम पहुंचते हैं, जिसे ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। और फिर इवेंचुअली
हम पहुंच जाते हैं, अचानक से जो है वो स्ट्रेस का अमाउंट गिरता है और ऑब्जेक्ट टूट जाता है, यानी कि ब्रेक पॉइंट पर या फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मुकम्मल तौर पे ग्राफ है, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हमने ग्राफ बनाया, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, जिसमें सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और इसी तरीके से डी और ई है। और हर एक का नाम भी मैंने आपको बता दिया, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, लोअर यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग स्ट्रेस और फिर आखिर में आता है फ्रैक्चर पॉइंट। तो ओ से लेके बी तक जो है ना, यहां तक अगर हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो अपनी असल हालत में वापस आ जाता है, तो इसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। और बी से लेके ई तक जो है ना, ये रीजन अलग रीजन है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। यहां पर क्या होता है, इलास्टिक रीजन के अंदर हम ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं ना तो अपनी असल हालत में वापस आता है, बट जैसे ही वो प्लास्टिक रीजन में दाखिल हो जाता है, अब रिलीज करने पर वो अपनी असल हालत में वापस नहीं जाता। सही है, जैसे स्प्रिंग को आप खींचोगे, छोड़ोगे, वापस चला गया, फिर खींचा, फिर छोड़ा, वापस चला गया, लेकिन एक खास लिमिट के बाद स्प्रिंग वापस जाना खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वो स्प्रिंग अब किस में दाखिल हो गया है, प्लास्टिक रीजन में दाखिल हो गया। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए। अब हर एक की डेफिनेशन भी बता देता हूं ताकि आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लो। पहला जो पार्ट था लीनियर, जिसे हमने प्रोपोर्शनलिटी रीजन बोला है, ये वाला पूरा ओ से लेके ए वाला, यहाँ हुक्स लॉ अप्लाई होता है और स्टिफनेस जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और मटेरियल बिहेव करता है इलास्टिकली और अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चला जाता है जैसे ही फोर्स रिमूव हो जाती है। ठीक है, लिखना ये है, समझा मैंने आपको दिया था ऑलरेडी। तो जैसे रबर बैंड को हम खींच के छोड़ देते हैं या स्प्रिंग को खींचते हैं छोड़ देते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट में, ये ओ से लेके ए बताया। उसके बाद इलास्टिक लिमिट तक पहुंचने के बाद क्या होगा, यहां तक जो है ना इलास्टिक लिमिट जो है ये बी तक, इस पॉइंट तक मटेरियल हुक्स लॉ तो ओबे नहीं करता लेकिन अपनी असल हालत में वापस चला जाता है। ए से बी तक जब जाएगा, मैंने आपको समझाया था हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा लेकिन असल हालत में वापस चला जाएगा। रबर बैंड को बहुत ज़्यादा आपने खींचा पर वो टूटा नहीं, और प्लास्टिक का रूलर को आपने थोड़ा सा बेंड करके रिलीज़ कर दिया, तो ये जो है ना इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर है पर प्रोपोर्शनल लिमिट से बाहर हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा हो जाएगा यील्ड पॉइंट। यहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, यहां से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ये जो येलो से शुरू हो जाती है। यहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आती है, यानी कि वो अपनी असल हालत को फुली रिकवर नहीं करता। आपने फोर्स अप्लाई करी, शेप चेंज हो गई, बट आपने जैसे ही रिलीज करा तो अपनी असल हालत में वापस नहीं गया। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे आपने एक च्युइंग गम के पीस को स्ट्रेच करा या कॉपर के वायर को स्ट्रेच करा कि वो पतला सा हो गया और परमानेंटली डिफॉर्म हो जाता है, या स्टील की रॉड को आपने बेंड कर दिया उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा और वो असल हालत में वापस नहीं आई, तो इसका मतलब अब आपने यील्ड पॉइंट को क्रॉस कर दिया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 ये है हमारे पास प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन, ये जो पूरा रीजन नज़र आ रहा है, ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी बहुत कम इंक्रीज इन फोर्स से। फोर्स आप बहुत कम बढ़ाते हैं लेकिन स्ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और चीज़ें अच्छा खासा स्ट्रेच कर जाती हैं। जैसे कि जब आप डो को नीड करते हैं, ठीक है, और जैसे मेटल के वायर को आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला सा तार बना देते हैं, तो उस वक्त वो प्लास्टिक रीजन में काम करता है। उसके बाद बारी आती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, जिसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस। ये इंडिकेट करता है मैक्सिमम फोर्स को जो कि कोई मटेरियल विदहोल्ड कर सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद मटेरियल बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, हालांकि फोर्स कम हो जाती है, आप देखो डी से ई तक आते हुए, लेकिन मटेरियल काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो कि एक थिन वायर है, उसको आपने बहुत ज़्यादा खींचा और वो पतला हो गया एक जगह से, या बलून को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करा तो वो फटने से पहले जो है ना, जो मैक्सिमम साइज बलून गेन कर लेता है, समझ लो उस वक्त वो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि यूटीएस पर मौजूद है, जिसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। और फिर आखिर में क्या होता है कि ब्रेक पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच जाता है, मटेरियल अब फोर्स को सपोर्ट नहीं करता और ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि रबर बैंड टूट जाती है ज़्यादा खिंचने की वजह से, या एक पीस ऑफ चॉक ब्रेक हो जाती है बेंडिंग फोर्स की वजह से। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बताए, मुख्तलिफ मटेरियल्स के और डक्टाइल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको भी डिस्कस करा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मटेरियल्स बिहेव करते हैं
अंडर स्ट्रेस, और कैसे डिफॉर्म होते हैं मुख्तलिफ टाइप के फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ के ज़रिए हमने समझा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इनकी तैयारी करो, जो डेफिनेशन मैंने बताई हैं उनको याद करो, और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।